अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस महीने की 10 तारीख को इंदापुर के अंदर भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से बहुत बड़ा जलसा रखा गया था, जिसमें मुझे हकीर फ़कीर को भी दावत दी गई थी। भारत मुक्ति मोर्चा के जो सदर है वामन मेशराम साहब, उनकी ज़ेर सदारत ये जलसा था और हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नुअमानी दामत बरकातुहुम को मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहाँ पर मदऊ किया गया था। इन दोनों के अलावा इलाके के दीगर उलामा, दीगर लीडर्स, भारत मुक्ति मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ता माशाल्लाह वहाँ पे पहुँचे थे और एकदम कामयाब और बेहतरीन प्रोग्राम रहा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले जो ऑर्गेनाइज़र्स है उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। खुसूसन मैंने जो वहाँ पे मेहनत करने वालों को देखा, हमारे बाबू पठान साहब इंदापुर वाले, उनको मैं मुबारकबाद दूंगा। और उनके जितने साथी थे, ज़मीर भाई है और एक हमारे बागबान साहब थे और बहुत सारे साहब थे, और उनमें हमारे कुछ दलित भाई भी थे, जैसे अवहाड़ सर वगैरह से हमने मुलाकात की थी। उन तमाम को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि भाई प्रोग्राम जो सक्सेस और कामयाब हुआ आप लोगों की मेहनतों की वजह से। अल्लाह तबारक व ताला हमारे बाबू पठान साहब, अवहाड़ सर और बाकी आपके तमाम कार्यकर्ताओं को जज़ाए खैर अता फरमाए। असल जो मुझे बताना है वो ये, प्रोग्राम में एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, मुकर्रिरीन की लिस्ट लंबी चौड़ी थी, इसलिए उन्होंने सब लोगों को लिमिटेड टाइम दिया था। मेरा भी टाइम लिमिटेड था, इसलिए मैं वहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर सका। आज मैंने सोचा हूँ कि वो पूरी मुकम्मल बात इस वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुँचाऊँ, ताकि जो मैसेज मैं वहाँ पे देना चाह रहा था वो आप तक इसके माध्यम से पहुँच जावे। मोहतरम बुजुर्गों, एक्चुअली मसला क्या है, हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के कंपैरिजन में जो अदर मुल्क है, हम 50 साल पीछे जाकर देखेंगे उन मुल्कों की हालत, हमारे मुल्क की हालत आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी। और 50 साल बाद आज अगर आप देखेंगे तो भी उन मुल्कों की और हमारे मुल्क की हालत आपको डिफरेंट नज़र आएगी। चूँकि हमको अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, हम ओरिजिनल में इस मुल्क के मूल निवासी है, भारतवासी है, राष्ट्रवादी है, इसलिए हमको दर्द होता जब हम दुनिया के दूसरे मुल्कों का सफ़र करते, दूसरे मुल्कों में जाते ना, तो दर्द होता। हम सोचते जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस वक्त में हमारा मुल्क इतना स्ट्रॉन्ग था, हमारे पूरे देश के अंदर उस टाइम पे 3 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइन ऑलरेडी बिक चुकी थी। इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क था, इसलिए कि 1856 के अंदर इंडिया के अंदर रेलवे लाइन आ चुकी थी। यानी देश जब आज़ाद हुआ तो रेलवे लाइन को आकर तकरीबन 90 साल या उससे ज़्यादा हो चुके थे। यानी 90 साल में रेलवे का नेटवर्क आप सोच सकते पूरे मुल्क में कैसे फैल गया होगा। अंग्रेज़ों ने पूरे मुल्क में रेलवे का एक नेटवर्क बिछा दिया। उसके अलावा देश की जो इकनॉमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उस ज़माने में वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ताकतें समझी जाती थी वो थी, सबसे एक नंबर पे ताकत थी ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद में फ्रांस। और चूंकि हमारा इंडिया वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था तो वर्ल्ड की इकनॉमी में हम लोग भी एक नंबर पे, और अगर हमारे मुल्क को सिर्फ देखा जाए तो हम तीसरे नंबर की इकनॉमी शुमार होते थे। इतना स्ट्रॉन्ग हमारे इंडिया का रुपया था कि 1 रुपये में 4 ब्रिटिश पाउंड आते थे। मोहतरम बुजुर्गों, यानी हमारे मुल्क में इतनी खुशहाली थी वो ज़माने के अंदर हमारे कंपैरिजन में। उसी टाइम पे अब मैं आपको दुनिया के दूसरे मुल्कों का थोड़ा थोड़ा नक्शा खींचकर बताता हूँ। मैंने वहाँ पे इंदापुर में कोरिया की मिसाल दी थी। कोरिया जापान के अंडर में, डेवलपमेंट का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जापान जो है वो बहुत जालिम मुल्क था उस ज़माने में। लेकिन इंडिया के 1 साल बाद उनको भी आज़ादी मिली, वो भी आज़ाद हो गए।
आज़ाद होने के बाद में फिर भी उनके सामने मसाइल थे। उनके अपने देश के कुछ लोग चाहते थे हमको अलग किया जाए, तो फिर वो एक मुल्क के और दो टुकड़े करना पड़े, आधा उधर आधा इधर, फिर उनमें आपस में लड़ाई झगड़े। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, वहाँ के जो लीडर्स थे, उन लीडरों ने क्या किया? उन लीडरों ने अपने देश को कैसे डेवलप करना है उसके लिए एक ढांचा बनाया, एक प्लान बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, और उस ढांचे पे अमल करते हुए वो चले। और जब उस पर उन्होंने अमल किया तो आप सुनकर हैरत करेंगे। अब मैं आपको आज की सिचुएशन बताता हूँ। दुनिया के टॉप 10 डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर साउथ कोरिया का शुमार होता है। सैमसंग कंपनी, LG कंपनी, उसके अलावा ह्यूंडाई ऐसी वहाँ पे कंपनियाँ हैं। उन कंपनियों ने अपने देश को ऐसे डेवलप किया, आपको लगता है सैमसंग कंपनी खाली मोबाइल बनाती है, नहीं। दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी सैमसंग कंपनी है। दुबई में जो बुर्ज खलीफा है वो सैमसंग कंपनी ने बनाया हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, ह्यूंडाई कंपनी वो सिर्फ कार नहीं बनाती है, बल्कि कार के अलावा ह्यूंडाई कंपनी बड़े बड़े जहाज़ बनाती है, प्लेन बनाती है, शिप्स बनाती है, और जंग में जो यूज़ में आने वाले रनगाड़े हैं, जो टैंक है, वो बनाती है। अब वो मुल्क इतना डेवलप हो चुका है कि सैमसंग कंपनी ने वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है सिर्फ अपने मुल्क के लोगों के लिए। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी दवाखाने होते हैं, वहाँ सैमसंग कंपनी का प्राइवेट दवाखाना है वहाँ के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिसमें 40 डिपार्टमेंट है, 3000 से ज़्यादा डॉक्टर्स है। इतना बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया फ्री में, वहाँ के लोकल लोगों का मुफ्त में इलाज। अब उसके कंपैरिजन में आप हमारे देश में आइए। हमारे देश में आज़ादी के टाइम पे कोई भूखा नहीं मरता था। आज 70 साल बाद में भी कोयली देवी झारखंड के अंदर अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर अनाज तलाश कर रही है, कोई देने को तैयार नहीं। और वो मासूम बच्चा जो है वो भात 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 कहकर दम तोड़ दिया उसने। बच्ची जो थी उनकी मर गई वो बेचारी। सोचो ना आप, मुझे बताइए आप। और वो भी हमारे उस देश में हो रहा है जिस देश के अंदर अगर आप फिगर और आप आंकड़े देखेंगे आपको हैरत होगी। हर साल 20-20 हज़ार कुंटल गेहूं, अनाज हमारे यहाँ घूस और चूहे खा जाते हैं। हज़ारों टन अनाज वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ होता है, बारिश की वजह से सड़कें ख़राब हो जाता है। ये हमारे देश का हाल है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन मैनेजमेंट सही से तकसीम नहीं होने की वजह से उसी भारत देश के अंदर जिसको लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, वहाँ पे अनाज नहीं मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं। बोले तो कितनी यानी खून के आंसू रोने की बात है। आप सोचो हमारे कंपैरिजन में आज से 30-40 साल पहले हांगकांग क्या था? हांगकांग मच्छी पकड़ने वालों का एक जजीरा था। आज आप वहाँ देखो, वहाँ की इकोनॉमी का हाल ये है। हमारे देश के 10 रुपये में वहाँ का 1 रुपया आता है। और मैंने जो बताया आज़ादी के टाइम पे हमारे 1 रुपये में 4 ब्रिटिश पाउंड आते थे। आज हमारा हाल ये है, हमारे 110 रुपये देने के बाद में 1 ब्रिटिश पाउंड आता है। आज हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों एक्चुअली दर्द होता है, अफसोस होता है। क्यों हुआ ऐसा? इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है, हमारे देश में हमको तोड़ा गया। काय के नाम पे? धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, जात के नाम पे। आज भी देखो हमारे देश में इतना यानी जो जातिवाद का जहर है वो इतना हमको खोखला किए हुए है। आज भी हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करे तो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पर, कि नीची जाति का लड़का था उसने ऊंची जाति के लड़की से शादी कर दिया, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। ये भेदभाव, ये कौन लोग हैं? ये जहरीले लोग जिन्होंने धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे हमको तोड़ा, और हमको तोड़ने के बाद वो राज कर रहे हैं हमारे ऊपर।
राज कर रहे हैं वो हमारे ऊपर, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। अच्छा, ये लोग जिन्होंने हमको धर्म के नाम पे तोड़ा, आप देखेंगे ना उनकी हिस्ट्री, खुद उनकी बहनों ने, उनकी बेटियों ने इंटरकास्ट मैरिजेस किए हुए हैं दूसरे धर्म के लड़कों के साथ में। तो कैसा है, मैं देश के तमाम हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन और ऊंची नीची हर जात के भाइयों से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मैं इंदापुर में कहने वाला था वो यही कि आज देश को धर्म के नाम पर जो लोग वोट मांग रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। वही लोगों ने आज तक हमको अंधेरे में रखा, मंदिर के नाम पर और पता नहीं किस किस नाम पर हमारे से वोट बटोरते रहे। हमारा क्या डेवलपमेंट हुआ? हम आज भी गरीब हैं। ऐसों से होशियार रहकर हमको एक सच्चा देशवासी बनकर, राष्ट्रवादी बनकर अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने धरती की हिफाजत के लिए और हमारे देश को अमेरिका, यूके, फ्रांस, साउथ कोरिया उस लेवल में खड़ा करने के लिए ये जातिवाद के जहर को जो है जहर से पाक करके, साफ करके मुल्क के डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना है। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारे देश को भी दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह से खुशहाल बनाए और हम सबको एक बनने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।